रामू की। रामू एक बहुत ही गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम मधु था और उसके छोटे बेटे का नाम चिंटू था। रामू था तो बहुत ही मेहनती, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। वो और उसकी पत्नी दोनों सारा दिन खेत में लगे रहते थे। माँ, अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या मैं पिताजी को खाना खाने के लिए बुला लाऊं? हाँ हाँ, जाओ बेटा, मैं तो उन्हें कब से बुला रही हूँ, लेकिन वो है कि मेरी कुछ सुनते ही नहीं है। फिर चिंटू रामू को बुलाने के लिए गया। पिताजी, आप जल्दी से खाना खाने चलो ना। आप कब से काम ही कर रहे हो, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर रामू अपने बेटे चिंटू के साथ अपनी पत्नी के पास चला गया और उसकी पत्नी ने सबके लिए खाना परोसा और वो सब खाना खाने लगे। भगवान से इस बार यही प्रार्थना है कि ठीक से बारिश हो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल ठीक से बारिश न होने के कारण अपनी मेहनत बर्बाद हो गई थी। बस भगवान इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हो। इस बार रामू ने मधु के सारे गहने बेचकर खेत के लिए बीज और खाद खरीदे थे। रामू बहुत ही मेहनत से अपने खेत में अपने बीज बो रहा था। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। कुछ महीनों बाद उसके खेत में फसल उग जाती है, लेकिन पकने से पहले ही बारिश न होने की वजह से उसकी फसल सूख जाती है। ये देखकर रामू बहुत दुखी होता है और अपने घर चला जाता है। आप हिम्मत मत हारो, आप एक बार फिर से कोशिश करो, क्या पता इस बार बारिश हो जाए और अपनी फसल अच्छी हो जाए। इस बार तो तुम्हारे गहने बेचकर बीज और खाद ले आया था, लेकिन अब मैं कहां से लेकर आऊं पैसे बीज और खाद खरीदने के लिए? आप अपने गांव के सेठ मनीराम से पैसे उधार ले लो। अब अपने पास केवल एक ही चारा है, क्योंकि अपन ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते। मेरा उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो बहुत ही बदमाश आदमी है। एक बार जो उससे पैसे ले लिया तो उसका ब्याज कभी खत्म ही नहीं होता। पता नहीं वो अपना किस हिसाब से हिसाब चलाता है। अपने पास इसके अलावा कोई और उपाय भी तो नहीं है। फिर थोड़ी ही देर में रात हो जाती है, लेकिन रामू को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसों का इंतजाम कैसे करे। सेठ मनीराम से पैसे तो तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन गांव के कई लोग उसके जाल में फंस चुके हैं और जो भी उसके जाल में फंसा है उसने अपनी पूरी जमीन तक गंवा दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां से लेकर आऊं पैसे। अगर पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ तो खेती कैसे करूंगा। रामू की इस तरह सोचते सोचते ही सुबह हो जाती है। रामू बेचारे ने न चाहते हुए भी सेठ मनीराम के यहाँ पैसे लेने के लिए चला जाता है। अरे आओ आओ रामू भाई, बताओ कैसे आना हुआ। सेठ जी, मुझे वो कुछ पैसों की जरूरत थी नए बीज और खाद लाने के लिए। अरे तो इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है। हम तो बैठे ही पैसे देने के लिए हैं। हम तो जरूरतमंद लोगों की सेवा ही करते हैं। पता है रामू, ये जीना भी क्या जीना है। अगर आप किसी की मदद ना करो तो मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझ जैसे इंसान को भगवान ने तुम लोगों की सेवा करने के लिए चुना। रामू को मनीराम की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस समय चुपचाप खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अभी उसकी मदद वही कर सकता है। अरे रामू, क्या सोच रहे हो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मालिक, अभी मुझे 15,000 रुपए की जरूरत है। अरे तुम 15,000 रुपए लो या 30,000 लो या 50,000 रुपए लो, लेकिन तुम्हें पता है ना, ब्याज तो पूरे 25% से कम नहीं लगेगा। रामू मजबूर था, इसलिए उसने सेठ से पैसे लिए और वहाँ से चला गया। चालू आदमी कहीं का 25% ब्याज ले रहा है और ऊपर से बोल रहा है कि समाज सेवा कर रहा हूँ। लेकिन दुख तो इसी बात का है कि भगवान भी ऐसे लोगों की ही मदद करते हैं। हम जैसे लोग तो इधर उधर की ठोकरें ही खाते हैं। फिर रामू बीज और खाद लेकर अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर रामू अपने खेत में बीज बो देता है और थोड़ी बारिश भी हो जाती है।
जिससे रामू की फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। देख रही हो मधु, इस बार अपने खेत में कितनी अच्छी फसल हुई है। और इतनी अच्छी फसल होना ही एक किसान की जीत होती है। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मुझे हौसला नहीं देती तो आज अपने खेत में इतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती। और तुमने भी अपने खेत में बहुत मेहनत की है। अब अपने जल्दी ही अच्छे दिन आने वाले हैं। जी, ये तो बस भगवान की ही कृपा है कि इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब अपन जल्दी से सेठ मनीराम का कर्ज भी चुका देंगे। ये सब बातें करके दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर उसी दिन रात को बारिश शुरू हो जाती है। पूरी रात बहुत तेज बारिश होती है। सुबह होने पर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मधु, न जाने ये बारिश कब रुकेगी। पहले तो बारिश हो नहीं रही थी और अब हो रही है तो इतनी हो रही है कि कल रात से रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। क्या पता मेरी फसल कैसी होगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, देखना जल्दी ही बारिश रुक जाएगी। फिर आप जाकर अपने खेत की फसल को देख आना। मधु ये बोलकर रामू को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी पता है कि अब तक उसकी फसल खराब हो चुकी होगी। फिर ऐसे ही 5 दिन तक बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। 5 दिन बाद जब बारिश रुकती है तो रामू सुबह जल्दी ही अपने खेतों की ओर अपनी फसल को देखने के लिए निकल जाता है। रामू वहां जाकर अपनी फसल को बर्बाद देखकर रोने लगता है। हे भगवान, आप ये कैसा न्याय कर रहे हो। पहले तो एक बूंद बारिश नहीं हो रही थी और अब हुई तो 5 दिन बाद रुकी, जिससे हमारी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं अपना कर्जा कैसे चुकाऊंगा। अगर सेठ मनीराम को समय से पैसे नहीं दिया तो वो मेरा खेत भी हड़प लेगा। रामू वहां से रोता हुआ अपने घर आ रहा था कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे गांव के अस्पताल में ले जाया जाता है। सुनिए जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। आपका साथ होना भी मेरे लिए बहुत है, आप बस मेरा साथ मत छोड़ना। मधु सेठ मनीराम के यहाँ जाकर उससे पैसों की भीख मांगती है। मधु, ये तो मैं भी जानता हूँ कि बारिश अपने हाथ की चीज नहीं है जिससे अपन रोक सकें, और इस बारिश से अपने पूरे गांव की फसल खराब हो चुकी है। लेकिन मैंने तो तुम्हें ब्याज पर पैसे दिए थे, और उधारी तो ब्याज खाने के लिए ही दी जाती है ना। सेठ जी, मैं आपके पैसे चुका दूंगी, लेकिन अभी आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें पैसे तो उधार नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास कुछ आलू पड़े हैं, तुम उन्हें बाजार में बेच आओ। अगर तुमने उन्हें अच्छे दाम में बेच दिया तो मैं तुम्हें उस कीमत का कुछ हिस्सा दे दूंगा। मधु के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो इस बात के लिए मान जाती है। तो सेठ अपने आदमियों के साथ आलू की बोरियां मधु के यहाँ बेच देता है। लेकिन मधु जैसे ही आलू को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। ये सारे आलू तो सड़े हुए हैं, ये आलू कौन बाजार में खरीदेगा। अरे मधु, तुम इतना भी नहीं समझती हो कि जब बारिश आने से हमारी फसल बर्बाद हुई है तो सेठ मनीराम की फसल कैसे बच सकती है। सेठ बहुत चालू आदमी है, उसके सारे आलू सड़ चुके थे, इसलिए उसने ये सारे आलू तुम्हें दे दिए ताकि वो अपने ऊपर और कर्जा चढ़ा सके। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे आलू को बाजार में बेचना ही पड़ेगा। मधु और रामू ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चिंटू आ जाता है और इतने सारे आलू को देखकर कहता है, माँ, अपने घर में आप इतने सारे आलू क्यों लेकर आए हो? क्या इतने सारे आलू से आलू के पराठे बनाओगे? चिंटू की ये बातें सुनकर मधु बहुत खुश हो जाती है। वाह चिंटू, तुमने तो मेरी मुसीबत का हल मुझे दे दिया। मैं इन आलू को बाजार में ऐसे नहीं बेच सकती, लेकिन अब इनमें से अच्छे आलू अलग निकाल कर उनसे आलू के पराठे बनाकर बाजार में बेच सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से मधु बाजार में आलू के पराठे बनाकर बेचने लगती है। कुछ ही दिनों में उस गांव में मधु के आलू के पराठे बहुत ही मशहूर हो जाते हैं। ये सब देखकर सेठ मनीराम को बहुत जलन होती है
अरे इस तरह तो ये मधु मेरा सारा कर्जा चुका देगी। मुझे क्या पता था कि सड़े हुए आलू को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकती है, वरना मैं इसे ये आलू कभी नहीं देता। सेठ मनीराम मधु की इतनी बिक्री देखकर परेशान हो रहा था, तो वही मधु के मन में भी अब लालच आने लगा था और अब मधु खराब और सड़े हुए आलू से भी पराठे बनाकर बेचने लगी थी। मधु, ये क्या कर रही हो तुम? ये आलू तो पूरी तरह सड़ चुके हैं। अगर तुम इनसे आलू के पराठे बनाओगी तो सबको पता चल जाएगा। इस समय मुझे अपने परिवार के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर हमें सेठ मनीराम के कर्ज से बचना है तो हमें ये करना ही होगा। और मैंने इसमें गरम मसाले ज्यादा डाले हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लोगों को सिर्फ गरम मसाले की ही खुशबू आएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मधु सेठ मनीराम का सारा कर्ज चुका देती है। अभी तुम्हें मुझे 15,000 रुपए और देने होंगे। किस बात के? सेठ जी, मैंने तो आपका सारा कर्ज चुका दिया, तो मुझे आपको किस बात के 15,000 रुपए देने होंगे? और अब तो मैंने अपने खेत में आलू की फसल भी उगाना चालू कर दिया, तो मैं अब अपने खेत के आलू से ही पराठे बनाकर बेचूंगी। अगर तुमने मुझे हर महीने 15,000 रुपए नहीं दिए तो मैं गांव के सभी लोगों को बता दूंगा कि तुम सड़े हुए आलू से पराठे बनाकर बेचती हो। सेठ जी, अगर आपने ऐसा करने की सोची भी तो याद रखना, वो सड़े हुए आलू आपने ही मुझे दिए थे। पूरे गांव को ये बात बता दूंगी मैं। मधु की ये बातें सुनकर सेठ मनीराम चुप हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों में रामू भी बिल्कुल ठीक हो चुका था और उन्होंने अपने खेत में पानी की समस्या से बचने के लिए कुआं भी खुदवा लिया था। और अब वो दोनों पति पत्नी अपने खेत में आलू की फसल उगाया करते थे। रामू आलूओं को बाजार में बेचा करता था और जैसे ही आलू खराब होने लगते तो मधु उनसे आलू के पराठे बनाकर बेचा करती थी। कुछ दिनों बाद सेठ मनीराम गांव के कुछ लोगों को बहला फुसलाकर रामू के यहाँ लेकर जाता है। गांव वालों, अब तुम सब इस मधु के घर की तलाशी लो और देखो कि ये सड़े हुए आलू से पराठे बनाकर बेचती है। ये बात सुनकर मधु घबरा जाती है। अरे, आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं? ऐसे कैसे तलाशी ना ले? तुम आलू के पराठे बेचकर इतनी तरक्की कर रही हो, जरा हम भी तो देखें तुम किस तरह के आलू इस्तेमाल कर रही हो। तुमने देखते ही देखते अपने खेत में कुआं खुदवा लिया, अपने बच्चे को शहर पढ़ने के लिए भी भेज दिया और तुमने मेरा सारा कर्जा भी चुका दिया। फिर गांव का एक आदमी मधु के घर की तलाशी लेता है तो उसे अच्छे आलू ही मिलते हैं। अरे सेठ जी, आपके बेकार में ही गांव की औरत को परेशान कर रहे हो। मधु बेचारी तो कितने ताजा और साफ आलू ही इस्तेमाल कर रही है आलू के पराठे बनाने में। सेठ जी, आप तो फालतू ही बेचारी को बदनाम कर रहे हो। गांव के आदमी को अपना पक्ष लेते देख, गांव वालों, आप सबको तो पता ही है ये सेठ मनीराम कैसा है। ये चाहता था कि मैं इसका कर्ज ना चुका पाऊं और ये मेरी जमीन हड़प ले, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने इसका सारा कर्ज चुका दिया, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। अरे, हम गरीबों को परेशान करना ही तो इन अमीर लोगों का शौक है। चलो भाई लोगों, ये सेठ मनीराम तो हमारा समय खराब कर रहा है। ये कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अरे, तुम तो सच में खराब आलू से ही आलू के पराठे बनाती थी ना, तो फिर अपने घर में ताजा आलू कहाँ से आए? मुझे पता था सेठ मनीराम कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करेगा, इसलिए मैंने पहले ही सड़े हुए आलू छिपा दिए थे। देखो, अब हमारा बेटा शहर में पढ़ रहा है और सेठ मनीराम का कर्जा भी हमने चुका दिया है और अब हम दोनों अच्छे से कमा भी रहे हैं और हमने अपने खेत में पानी की समस्या से बचने के लिए कुआं भी खुदवा लिया है। इसलिए अब तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो मैंने अपने दिमाग से घर के सारे आलू छिपा दिए थे, वरना पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाती और हमें गांव से निकाल दिया जाता, तो अपन फिर से रोड पर आ जाते। मैंने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, अपने हालातों की वजह से किया, लेकिन जब अब हालात सुधर चुके हैं तो अब मुझे भी अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। आज के बाद मैं अब हमेशा अच्छे आलू का इस्तेमाल करूंगी और खराब आलू का राज हमारे बीच ही रह जाएगा। उस दिन के बाद से ही मधु खराब आलू से पराठे बनाना बंद कर देती है। तो दोस्तों, हमने इस कहानी में देखा कि किसान होना इतना आसान नहीं है। किसान के सर पर हमेशा मुसीबत मंडराती रहती है। बारिश कम होना भी किसान के लिए मुसीबत है
और ज्यादा होना भी किसान के लिए मुसीबत है। एक किसान का जीवन हमेशा मुसीबत से भरा हुआ रहता है और हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के चलते हमारे पास जो कुछ भी होता है हम उसे भी गवा देते हैं। थैंक्स फॉर